नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 5 मिनट का डिक्टेशन होगा और 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। तो आइए देर ना करते हुए 5 सेकंड बाद स्टार्ट करते हैं। मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आप इसी से पता लगा सकते हैं कि पिछली सरकार किसानों के प्रति कितनी उदासीन रही है। उनके लिए उचित बीज की व्यवस्था भी नहीं कर सकी है और न सिंचाई की। हम चाहते हैं कि किसानों के लिए एक नीति निर्धारित की जाए कि उनकी खेती के लिए जो हम खर्च करें और जैसा बजट में 50% के करीब उनको देने की बात है वह उन तक पहुंच सके। किसान अपनी पैदावार के मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे विचार यहाँ पर रखे हैं कि कारखानों के मालिक अपनी वस्तुओं के दाम स्वयं निर्धारित करते हैं और दाम निर्धारण करने वाली यदि कोई समिति होती है तो उनका प्रतिनिधि वहां रहता है। लेकिन किसानों की खेती की जब फसल उपजती है तो उनका मूल्य किसान निर्धारित नहीं कर सकता और न ही कोई समिति में उसका कोई प्रतिनिधि रखा जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब कभी भी उसकी पैदावार के मूल्य निर्धारित किए जाएं तो किसानों का प्रतिनिधित्व भी उसमें होना चाहिए। आज हम किसान, कृषि और जल संसाधन मंत्रालयों की मांगों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अच्छी कृषि की कल्पना करते हैं तो जल की भी कल्पना साथ में करते हैं। जल जीवन है। 54 वर्षों में हम केवल 33% किसानों की खेती को पानी दे सके। पिछली सरकार के सदस्यों ने, माननीय सदस्यों और कुछ कांग्रेसी मित्रों ने जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, कहा कि हम बहुत उदार थे किसानों के प्रति। क्या यही उदारता है? 54 वर्षों में केवल 33% किसानों के खेतों को पानी दे सके। हमारी पिछली जल परियोजनाएं बेकार होती जा रही हैं। मैं बिहार में रोहतास जिले से आता हूं, जहां सोन नहर है। यह योजना 1875 में बनी हुई है, करीब 125 वर्ष पुरानी है, जिसकी अवधि केवल 50 वर्ष तक की आंकी गई थी। लेकिन 125 वर्ष बाद भी सोन नहर आधुनिकीकरण की परियोजना पूरी नहीं हुई है, जबकि इससे 22 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है। आज उसकी क्षमता समाप्त हो गई है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो किसानों के खेतों में बाढ़ आ जाती है और जब बारिश न हो तो सुखाड़ से उनकी फसल मर जाती है। आज किसानों की स्थिति बहुत चिंतनीय है। महोदय, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र का देश है। क्या उस चरित्र को बचा पाएंगे? क्या हम एक दूसरे को एक साथ जोड़ पाएंगे? आज यह प्रश्न है। किस प्रकार से हम करें? कानून से भावनाओं को बदलकर, दिल के जख्मों पर मरहम लगाकर कैसे करें? आज यह प्रश्न उठा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार इस बात का प्रबंध करेगी कि गिराए गए ढांचे का पुनर्निर्माण हो। सरकार ने निर्णय लिया है कि राम मंदिर का निर्माण करने के बारे में उचित कदम उठाए जाएं। लगता है कि यह भी कुछ हवा में बात हो रही है। कैसे बनाएंगे मंदिर? कैसे बनेगी मस्जिद? इसका कोई नक्शा, कोई योजना बनी है? कहाँ बनाएंगे? कौन सी जमीन पर बनाएंगे? वह जमीन सरकार की है या नहीं? क्या करेंगे? एक हवा उड़ा दी। जब इस बात की पूरे विश्व में और पूरे देश में निंदा हुई कि केंद्रीय सरकार भी अपने कर्तव्य में पूरी नहीं उतरी, संविधान को बचा नहीं सकी, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करा सकी, चारों तरफ बदनामी हुई, यहाँ तक सत्तारूढ़ दल के अंदर भी यह आवाज उठी कि सरकार ने गलती की है, तो सरकार ने एक और नाटक रचा और हमारे भाइयों से कहा कि अविश्वास के प्रस्ताव लाओ ताकि विश्वास की दृढ़ता बन सके। क्या होना है सब जानते हैं कि यहाँ पर संसद में घोषणा हो जाएगी कि पूरे के पूरे लोग विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। यह इस सरकार का एक षड्यंत्र सा लगता है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, मेरा कहना है कि अगर हम पुराने इतिहास को देखें तो हमारे यहाँ ऐसा इतिहास रहा है कि मस्जिदें हिंदू लोगों ने बनवाई और मंदिर मुसलमान लोगों ने बनवाए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अयोध्या से मिला हुआ जिला बाराबंकी है। वहाँ पर देवा शरीफ एक ऐसा वाजिद अली शाह का मजार है जिसे हिंदू राजा ने बनवाया। कन्हईपुर एक ऐसा गांव है जिसमें कार सेवकों द्वारा वहाँ के घर जला दिए गए। वहाँ 2 मस्जिदें और एकाध हिंदू वहाँ मुश्किल से होगा।
50 घर मुसलमानों के हैं। वहां के एक मुसलमान ने अपना पूरा मकान देकर एक भव्य मंदिर बनवाया है। विराम।